अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आमिन आज आपसे फिर रूबरू हुआ हूँ एक ज़रूरी बात को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो चल रहा है हल्द्वानी में, वहाँ पर 4265 के लगभग मकान है जिनको ध्वस्त करने की सरकार की बराबर मंशा है और चल रही है और लास्ट टाइम पर काम चल रहा है। हाई कोर्ट में उन लोगों ने पिटीशन डाली थी लेकिन हाई कोर्ट से मदद नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ है मुकदमा, 5 तारीख लगी हुई है उसमें अंदर। कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद जी उसमें एडवोकेट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो उत्तराखंड की सरकार है अपनी आवाम के साथ खड़ी हुई नहीं है। वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम स्टेट गवर्नमेंट की है ही नहीं। अगर वो स्टेट प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं थी या रेलवे की थी तो वहाँ चिकित्सालय कैसे बना दिए? हाँ, धर्मशालाएँ क्यों बना दी गई? 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं क्यों बना दिए गए? एक हॉस्पिटल भी है शायद सरकारी वहाँ पर, तो क्यों बना दिए कि जब स्टेट प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट नहीं थी तो इन्होंने किस पर्पज़ से वहाँ पर बनाई? जब वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी तो इनका तो कोई अधिकार था ही नहीं। जब इतनी बड़ी आबादी में वहाँ 4 पीढ़ियों से वहाँ पुस्तक रह रही हैं, लेकिन उनको एक मुस्लिम के नाम पर दबाया जा रहा है, जबकि वहाँ कुछ हिंदू भाइयों की आबादी है लेकिन वहाँ आबादी कम है। लेकिन नफरत ने इनको इतना झकझोर कर दिया है। वहाँ पर 16 मस्जिद हैं, 4 मंदिर हैं, लगभग 70,000 की वहाँ पर आबादी है। इनको 4 मंदिर भी नहीं दिख रहे हैं। नफरत में इतना जहर घुला हुआ है इनकी में। वहाँ पर 16 मस्जिदों को ध्वस्त करने के लिए 4 मंदिरों को भी बलि चढ़ा रहे हैं। ये वहाँ की सरकार है जो बिल्कुल खड़ी हुई नहीं है, जबकि इन्होंने दिल्ली में जो अनलीगल कॉलोनियाँ थी 2016 में चुनाव से पहले इन्होंने उनको रेगुलाइज नहीं किया था क्या? वो भी तो स्टेट की प्रॉपर्टी थी। वहाँ कहते थे स्टेट की प्रॉपर्टी है और उत्तराखंड जाते हैं कहते हैं स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नफरत से तुम्हारे इतने दिल तपे हुए हैं, जो उनसे इतनी आग आज तक निकल रही है? नफरत क्यों कम नहीं होती तुम लोगों की? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से। जब इनसे कोई सवाल करता है उनको फंसाने की बहुत पहले से ही प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। तानाशाही का अख्तियार उन्होंने ले रखा है। ऐसा क्यों है? क्या मुल्क इस तरह से आबाद हो जाएगा? क्या मेक इन इंडिया इस नाम से बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। बिल्डोजर का इन्होंने ऐसा क्रेज चला दिया है आदित्यनाथ बिष्ट ने, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो इन्होंने। जब उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, पैसा देश का है जो उन घरों में लगा हुआ है, या उससे पहले ये लोग कहाँ चले गए थे जब वो कॉलोनियाँ बसी हुई थी पुराने टाइम से? जब ये लोग दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा भारत का ही पैसा होगा, कहीं बाहर से तो वो आएगा नहीं। ये देश की ही बर्बादी है, ना कि किसी और देश की। ये हिंदुस्तान की ही बर्बादी है, हिंदुस्तान का ही पैसा है। लेकिन नफरत के नाम पर तुम इस देश में जो आग लगा रहे हो वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। 7 साल से मोदी सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हरीश रावत जी की सरकार रही उत्तराखंड में। अगर ये चाहते तो ये मामला ख़त्म हो सकते थे, लेकिन इन्होंने वोट के लिए कमज़ोर करके भी रखना ज़रूरी था, क्योंकि कमज़ोर अगर करके न रखते कभी शायद कांग्रेस से ये वोट छिटक जाए, इसलिए इन्होंने ये काम नहीं दबाया। ये लोग कांग्रेस को वोट देने की सज़ा आज भुगत रहे हैं। क्या इस तरह ये देश चला जाएगा? क्या इस तरह देश विकसित हो जाएगा? ए रामपुर के मुस्लिमों, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बीजेपी के पदाधिकारियों, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी बीजेपी के मुस्लिम पदाधिकारियों को, मैं किसी हिंदू भाई को नहीं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, अगर ये इतना भी थोड़ी सहमाई बची है मुसलमानों के लिए, ये हमारे हिंदू भाई बहुत लोग साथ खड़े हुए हैं। बस कुछ अंधभक्त हैं जो नफरत करते हैं, उन्हीं के नाम पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या देश चलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है? बीजेपी हमको भगाने के लिए सीए लाई, एनआरसी लाई, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है
कभी मस्जिद पर वार, कभी मदरसों पे वार, हर तरह से मुसलमान को टारगेट किया। ए बुज़दिल मुस्लिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब अपनी सरकार, अब बीजेपी की सरकार है, क्या तुम उनसे नुमाइंदगी नहीं कर सकते? ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई? तुम्हारा खून का पानी कैसे बन गया? इस कौम में बुज़दिली तो है ही है, प्लस तुम भी बुज़दिल हो चुके हो। यूसुफ अस्सलाम की सुन्नत है, जेल जेल से डरते क्यों हो? मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वहाँ उन लोगों का बुरा बुरा हाल है। जब तो ये कहते थे कि 2022 में कोई घर ऐसा ना होगा जिसके ऊपर छत नहीं होगी। अगर जिन्हें तुम लोगों को तुम मकान दे ही नहीं सकते तो कम से कम उनके सर से छत तो ना उजाड़ो। वे लोग कहाँ जाएंगे? 4-4 पीढ़ियाँ उनकी वहाँ गुजर गई, आज तुम उनके घर तोड़ने की बातें करते हो बुलडोजर के नाम पर। जब तुम नफरत का प्रोपेगेंडा चलाते हो, फिर विदेश से दबाव पड़ता है, तब तुम कहीं जाकर मानते हो। हमारा देश का मामला अगर कोई तीसरा देश इंटरफेयर करता है तो वो भी यार बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं अपने सही भाइयों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। तुमको लाइक शेयर करने में तो डर लगता ही है, लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन है मेरा, हर भाषा में पोस्ट करो, पोस्ट डालो, डरो नहीं यार। अगर हमारा जेल ही मुकद्दर है तो हम जेल में ही रह लेंगे। हम ना सही कोई तो आबाद रहेगा। अगर हम जेल में जाकर बर्बाद हो जाएंगे, कुछ अगर एक के जाने से 100 लोग आबाद हो जाएंगे तो एक का जेल जाना बेहतर है, जो इन पर तंकीम कसता रहे। मैं कहता हूँ जिस भाषा में आती हो, जिस कंट्री की भाषा में आती हो, जब कोई जुर्म देखे उसी पर पोस्ट जरूर डाले। बिल्कुल डरने दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी जेलें हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकती, ना है इनका डंडा हमारी आवाज़ों को दबा नहीं सकता। देश इस वक्त तन्हाई के आलम में डूब रहा है, तानाशाही से सरकार चल रही है। आपने देखा होगा जब लीबिया का एक तानाशाह था, उसका क्या हाल हुआ था। श्रीलंका का राजा था, देश को किस तरह नफरत, वहाँ भी एक नफरत थी, उसका क्या हाल हुआ श्रीलंका का। आपने देखा आपातकाल जैसी वहाँ नौबत आ गई। आपने अफगानिस्तान में देखा, वो भी रातों रात छोड़ के भाग गया। बची कौन? वहाँ की आवाम। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन नफरत से काम नहीं चलने वाला। ये हिंदुस्तान हम सबका है, इसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बांटो। इस देश की बुनियाद को हिंदू मुस्लिम के नाम पर कमज़ोर ना करो। जब अंग्रेज़ों से जब लड़ाई लड़ी थी इस देश के लिए, तब हम एक हिंदुस्तानी थे। जब हम आज़ाद हो गए, आज हम अंग्रेज़ों से भी बुरे हालात में जी रहे हैं। अगर कुछ लोग हमारे साथ, अगर मेरे साथ आ जाए तो प्रोटेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं, हल्द्वानी के लोगों के लिए। अकेले मेरे प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, ना ही मेरे अकेले वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए उनके लिए। अगर हम लोगों के लिए कोई, हमारे जाने से कोई अगर आबाद हो जाता है जेल जाने से, तो हमारा जेल जाना ही बेहतर होगा। कम से कम 1000, 2000 कुछ तो रहे। प्रोटेस्ट कानून के दायरे में अगर हम करें तो ऐसी कोई है ना, सरकारें हिल जाती है प्रोटेस्ट के नाम से, लेकिन सबको डर लगता है। क्या मेरी मैयत पर रोने वाले नहीं हैं? क्या मेरे भाई बहन नहीं हैं? मेरे भाई बहन भी मेरी मैयत पर रोने वाले भी हैं। और मैं अपने परिवार के लिए कितना मौजूद हूँ, ये तो मेरे लोकल के क्षेत्र के लोग जानते हैं और मेरा परिवार जानता है। लेकिन मैं फिर भी उनकी गौर फिक्र छोड़कर मैं यही चाहता हूँ यार, जो लोग दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए और जिससे उन्हें इंसाफ मिल सके। वहाँ जो हल्द्वानी का जो मसला है, वहाँ मेरे कुछ हिंदू भाई भी हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए उनको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये नफरत एक दिन एक ख़त्म होगी, ज़रूर होगी। तुम्हारे एक नफरत का प्रोपेगेंडा है जो चला आ रहा है, इसका खात्मा ज़रूर होगा। और खात्मे से हमें नुकसान नहीं हुआ। हमें तो तुमने एनकाउंटर दिखाए, उठाया, गोली मार दी, चोर हो गया। और एक छोटी सी बात है इस देश के अंदर जो चल रहा है मुस्लिमों के लिए, किसी को पकड़ो गौकस कह दो। एक बहुत छोटा इल्ज़ाम है इनकी नज़रों में, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को उठा लो, उसको कह दो गौकस कर लिया, ये बहाना बहुत बढ़िया। किसी को उठा लो, टेररिस्ट घोषित कर दिया। एक अभी उठाया वहाँ से
शायद रामपुर से उठाया, जुरुद्दीन नाम दिखे शायद, उसको उठा लिया, उसको टेररिस्ट बता रहे हैं, जबकि उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि वहाँ तफ्तीश कर लो हमारे इलाके क्षेत्र में कि सब बता देंगे। वो नमाज पढ़ाता था बेचारा। अगर इस देश के अंदर अगर तुम दाढ़ी रहोगे तो तुमको कब टेररिस्ट बना दिया जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आपका कोई अब नुमाइंदा नहीं है आवाज़ उठाने वाला। जो तुम्हारी आवाज़ उठाते हैं वो तुम्हारे नज़र में वो एजेंट का उनका नज़र रहता है कि वो एक एजेंट है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे हालात अब दलित से भी बुरे हो चुके हैं। और मैं भारत सरकार से कि निवेदन करता हूँ कि मुस्लिमों को भी ऐसी एक्ट के दायरे में लाया जाए जिससे ये नफरत करने वाले लोग, जो एक मोबलिंग जैसी घटना होती है, ऐसा समझ सके वो लोग किसी एक को पकड़कर पीट देते हैं, जिससे उस नफरत को ख़त्म किया जाए। अब एक ही विकल्प है ऐसी एक्ट के, और मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बनाया जाए 150 आदमी का, और हर जगह प्रोटेस्ट किए जाए कानून के दायरे में, और एसटी एक्ट के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए तो बेहतर होगा। वरना वो दिन दूर नहीं, तुम्हें घर से खींच खींच के मारा जाएगा। गुजरात के जैसे हालात यहाँ पैदा कर दिए जाएंगे, वो बहुत बहुत नज़दीक है। और जो बाबा साहब का संविधान है, 131 सांसद बैठते हैं पंजाब से, अब वो चले थे, आज उन्होंने एक अपने पार्टी खड़ी कर दी और एससी एक्ट जैसा कानून को मजबूत बना दिया गया, दलितों पर अत्याचार खत्म हो गए। लेकिन तुम कब मजबूत होगे? जब अपने नुमाइंदे आवाज़ उठाने वाले होंगे। ऐसे नुमाइंदे की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो 20-25 नवाजी थे या जितने भी थे उन पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। जब ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई तो उस मुकदमे को एक्सपंज कर दिया गया, उसमें एफआईआर लगा दी गई। मजबूत तभी होगे जब सरकार में शामिल होगे। सरकार में शामिल तब होगे जब अपने नुमाइंदों को वोट दोगे। आपने देखा होगा रामपुर में कैसे कैसे आके बोलते थे, बोला आजम खान साहब को, तुम्हारे पास एक कोहिनूर है आजम खान साहब। जिस दिन वो न रहे उस दिन तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। तुम औकात क्या है? तुम तो हर कानून बनाने के बाद आज बीजेपी वाले तुमसे वोट की उम्मीद कर रहे हैं। हम मट्टी में मिल जाएंगे, कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। वो इंसान एक तुम हो, तुम्हारी बुज़दिली ने तुमको अंधा बना दिया है, तुमको निकम्मा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। इस साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।